हाँ स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। देखो, अपन पढ़ रहे थे ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट के अंतर्गत बेटा अपन पढ़ रहे थे नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस। और उसके अंतर्गत अपन ने एग्जाम्पल पढ़े थे, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, SiO2, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड आदि किसके उदाहरण थे? सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस के उदाहरण थे। तो देखो, तुम्हारे सिलेबस में नेटवर्क ठोस और सहसंयोजक ठोस, इसके अंतर्गत बेटा तुम्हारे सिलेबस में ग्रेफाइट और हीरा, ठीक है, हीरा जो कि कार्बन का परमाणु होता है, एवं ग्रेफाइट ये भी कार्बन का अपरमाणु होता है। ओके, तो अपन पहले लेते हैं बेटा हीरा, डायमंड जिसको बोला जाता है। हीरा, देखो हीरा क्या होता है बेटा। हीरे में कार्बन परमाणुओं का एक त्रिविम जाल पाया जाता है, अर्थात सहसंयोजक बंधु का एक त्रिविम जाल पाया जाता है, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु चार अन्य कार्बन परमाणुओं से चतुष्क फल के रूप से घिरा होता है। तो देखो बेटा, मैं पहले तो तुम्हें हीरे की संरचना बता देता हूं, हीरे की संरचना समझा देता हूं। देखो, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु चार अन्य कार्बन परमाणुओं से चतुष्क फल के रूप से घिरा होता है। जैसे मान लो ये कार्बन परमाणु, ठीक है बेटा, ये कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणु से घिरा हुआ है? 1 2 3 और 4, चार कार्बन परमाणु से चतुष्क फल के रूप से घिरा हुआ होता है। ओके, जैसे ये 1 2 3 4 इस तरह से घिरे हुए होते हैं, ठीक है। अपन इसको ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना बेटा। ऐसे तो चार कार्बन परमाणु से घिरा होता है। तो हीरे में जो कार्बन परमाणु होता है वह कौन सी संकरित अवस्था में पाया जाता है? sp3 संकरित अवस्था में पाया जाता है। और हीरे की संरचना में जो कार्बन कार्बन बंध लंबाई का मान होता है वह 154 पिकोमीटर होता है बेटा। कितना होता है? 14 पिकोमीटर। ओके, तो हीरे की संरचना कौन सी होती है? चतुष्क फल की, चतुष्क फलकीय संरचना। ओके, हीरे की संरचना कैसी होती है? चतुष्क फलकीय, जिसमें कार्बन परमाणु का संकरण क्या होता है बेटा? sp3। अर्थात हीरे की संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु चार अन्य कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंध द्वारा घिरा हुआ होता है। ओके, सहसंयोजक बंध द्वारा घिरा हुआ होता है। तो तुम एक रिंग भी ले सकते हो और एक रिंग में भी प्रदर्शित कर सकते हो बेटा, ऐसा कि एक कार्बन चार अन्य कार्बन परमाणुओं से चतुष्क फल के रूप से घिरा होता है। ओके, देखो हीरे में चतुष्क फल की संरचना पाई जाती है।
संरचना पाई जाती है जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से चतुष्कफल के रूप से घिरा होता है, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से चतुष्कफल के रूप से जुड़ा होता है। ओके बेटा, अब देखो संकरण कैसा होता है हीरे में कार्बन परमाणु sp3 संकृत अवस्था में पाया जाता है। sp3 संकृत अवस्था में पाया जाता है। देखो बेटा, कोई डबल बॉन्ड उपस्थित नहीं है, केवल सिंगल बॉन्ड है। और तुम्हें पता है अगर कार्बन परमाणु केवल एकल बंधु द्वारा ही बंधा हुआ होता है तो संकरण कौन सा होता है? sp3। और कार्बन परमाणु के मध्य की दूरी कितनी होती है? 154 पिकोमीटर। ओके, नेक्स्ट बिंदु क्या आ जाएगा बेटा अपना? हीरे में सहसंयोजक बंधु का कौन सा जाल होता है बेटा? त्रिविम जाल पाया जाता है। हीरे में सहसंयोजक बंधु का त्रिविम जाल पाया जाता है। त्रिविम जाल पाया जाता है। अतः हीरा प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ है। ओके, अतः हीरा प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ है। यह बेटा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। ये विद्युत का कुचालक होता है। ओके, बस तुम्हारे इतनी सी की विशेषता है बेटा हीरे की संरचना के अंतर्गत। तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो कहीं कंपटीशनों में पूछा गया हीरे की संरचना कैसी होती है? चतुष्कफल की। ठीक है, सहसंयोजक बंधु का त्रिविम जाल पाया जाता है। अतः हीरा प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ होता है, विद्युत का कुचालक होता है ना। संकरण sp3 पाया जाता है। बस यही इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पढ़ते हैं अपन हीरे के पश्चात बेटा ग्रेफाइट। कार्बन का जो दूसरा अपर रूप है ग्रेफाइट। देखो ग्रेफाइट की प्रति संरचना, देखो बेटा इसकी संरचना को बनाने में बहुत सारा अपना टाइम वेस्टेज हो जाएगा। मैं इसका फोटो भेज दूंगा तुम्हें, तो तुम कॉपी में इसका फोटो बना लेना। ठीक है ना, मैं थोड़ा समझा देता हूं ग्रेफाइट के बारे में। देखो
जो सेकंड अपरूपी कार्बन का वो आता है अपना ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होगी, परतीय। तो मैं पॉइंट लगा लगा के लिखता चलता हूं, जहां बोर्ड में और कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन आते हैं बेटा। देखो ग्रेफाइट की संरचना, ग्रेफाइट की संरचना परतीय संरचना होती है। परतीय मतलब लेयर स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट की संरचना परतीय होती है। इन परतों के मध्य दुर्बल आकर्षण बल पाए जाने के कारण, दुर्बल आकर्षण बल पाए जाने के कारण देखो जो परतें होती है बेटा, एक के ऊपर एक परतें होती है षटकोणीय बेंजीन के समान, ठीक है। तो इन परतों के मध्य क्या होता है, दुर्बल आकर्षण बल होता है। अतः ये परतें आसानी से एक परत के ऊपर आसानी से फिसल जाती है। फिसल जाने के कारण अगर ग्रेफाइट को अपन टच करके देखें तो ये चिकना एवं मुलायम प्रतीत होता है। ओके, जो जिसका मुख्य कारण क्या है कि ग्रेफाइट की जो परतें होती है षटकोणीय, उनके मध्य दुर्बल आकर्षण बल पाए जाने के कारण एक परत दूसरी परत के ऊपर से आसानी से फिसल जाती है। अतः ग्रेफाइट को छूने पर ये चिकना एवं मुलायम प्रतीत होता है। इन परतों के मध्य दुर्बल आकर्षण बल पाए जाने के कारण ये परतें आसानी से एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे कारण ये परतें आसानी से एक दूसरे पर फिसल जाती है, फिसल जाती है। अतः ग्रेफाइट चिकना एवं मुलायम प्रकृति का होता है। अतः ग्रेफाइट चिकना एवं मुलायम प्रकृति का होता है। ठीक है बेटा, अतः ग्रेफाइट चिकना एवं मुलायम प्रकृति का होता है। ओके, सेकंड पॉइंट देखो, ग्रेफाइट में जो कार्बन परमाणु का संकरण होता है बेटा, वो होता है sp2, अर्थात प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से sp2 संकृत अन्य sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। देखो तुम्हें पता है एक कार्बन परमाणु की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4। अब ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु के साथ तो बंध बनाता है, लेकिन जो छोटे बंध का इलेक्ट्रॉन है, छोटे बंध का जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ओके, ग्रेफाइट की संरचना में sp2 संकृत कार्बन परमाणु पाया जाता है। एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु के साथ ही बंध बनाता है, जबकि छोटे बंध का इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाने के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ओके, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या आता है बेटा, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु का संकरण क्या होता है, sp2। ग्रेफाइट में sp2 संकृत कार्बन
संरचना है। अब इसका जो फोटो है वो तुम बना लेना, मैं फोटो सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, केवल प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है, ओके, एक एक नंबर में। अब चलते हैं बेटा अपन आगे। इसके पश्चात क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस। नेक्स्ट पॉइंट है, अपना टॉपिक है क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अपन क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में बेटा मुख्य अंतर पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस। देखो पहले लेते हैं अपन क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ओके। देखो बेटा क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु अथवा आयन एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो देखो पहले तो अपन परिभाषा लिखते हैं, ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु अथवा आयन एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु अथवा आयन एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं तो इन्हें अपन क्या कहेंगे बेटा? क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु अथवा आयन एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ओके। देखो बेटा जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। अपन मैं इस प्रॉपर्टी को आगे समझाऊंगा कि विषमदेशिक प्रकृति होती क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। विषमदेशिक प्रकृति इन आइसोट्रोपिक नेचर, मतलब विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। बेटा इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है। इन्हें वास्तविक ठोस, रियल सॉलिड्स, इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है।
इनमें जो अवयवी कण होते हैं बेटा, उनकी दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, अर्थात क्रिस्टलेटोसों में अवयवी कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ओके, वास्तविक ठोस कहा जाता है। इनमें अवयवी कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है। व्यवस्था पाई जाती है, ओके। अब आता है बेटा अपना नेक्स्ट क्रिस्टलेटोस। अभी फिर अपन इनमें अंतर करेंगे, है ना। क्रिस्टलेटोस में तुम्हें बस इतना सा लिखना है। अब आता है बेटा ये तो हो गया क्रिस्टलेटोस। अब आता है अक्रिस्टलेटोस, जिन्हें एमोर्फस सॉलिड्स या नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है अपने अक्रिस्टलीय टॉस। देखो जो क्रिस्टलेटोस थे, इनके एग्जाम्पल लिख लीजिए बेटा। एग्जाम्पल क्या क्या है इनके, जैसे NaCl, सुक्रोज, शक्कर, जो शक्कर खाते हैं अपन, नमक और शक्कर खाते हो ना, चाय में डाल के शक्कर खाते हो, शक्कर का जो रूप होता है वो सुक्रोज होता है बेटा, है ना। C12H22 वगैरह, और NaCl नमक होता है। तो जैसे NaCl, सुक्रोज, है ना, और सीजियम क्लोराइड, ये क्या है, सब क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाने वाले सब्सटेंस हैं। अब पढ़ते हैं अपन अक्रिस्टलेटोस। देखो ये क्या होंगे बेटा, अक्रिस्टलेटोस किसे कहेंगे अपन, ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु अथवा आयन एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते हैं, अक्रिस्टलेटोस कहलाते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते हैं। ओके, ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ओके बेटा, ये तो परिभाषा हो गई। अब इनके जो वेरी इंपोर्टेंट गुणधर्म है, बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो लिख लीजिए। देखो क्रिस्टलीय ठोस तो बेटा विषम बेसिक प्रकृति के होते थे, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं, ये समदेशिक प्रकृति के होते हैं। अब इन दोनों शब्दों को मैं बाद में समझाऊंगा। ये समदेशिक प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इन्हें बेटा आभासी ठोस कहा जाता है। आभासी ठोस या अतिस्थित द्रव कहा जाता है। अतिस्थित द्रव क्यों कहते हैं, देखो बेटा जो अक्रिस्टलीय ठोस है, इनमें द्रवों की समान बहने का गुणधर्म पाया जाता है, प्रवाहित होने का गुणधर्म पाया जाता है, किंतु प्रवाहित होने का जो गुणधर्म है वो द्रवों की तुलना में अत्यंत मंद गति से होता है। जैसे तुमने कोई 100 साल पुरानी या 50 साल पुरानी इमारत देखी होगी, अगर इमारत में खिड़की लगी हो और खिड़की में कांच लगा हो बेटो, कांच की विंडो हो, तो उस कांच को नीचे के भाग से देखना,
जो खिड़की का कांच है नीचे के भाग पर मोटा दिखाई देगा, उसको हाथ लगा के टच करना, मोटा होगा और ऊपर का भाग पतला होगा। जो बहुत पुरानी इमारतें 150 साल पुरानी, ठीक है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि कांच क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है बेटा, जिसमें बहने की गति पाई जाती है समय के साथ अत्यधिक मंद गति से, ठीक है। अतः प्राचीन इमारतों में जो खिड़की में कांच लगे हुए होते हैं वह नीचे के मोटे और ऊपर के सिरे पतले होते हैं। वो क्यों होते हैं? अतिशीतित द्रव होने के कारण या अक्रिस्टलीय ठोस होने के कारण। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? ये आभासी ठोस, आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। अतिशीतित, अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, अतिशीतित द्रव, अंडरलाइन कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना यहां पर, ठीक है, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है इसको। ये आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहलाते हैं। कहलाते हैं अतिशीतित द्रव कहलाते हैं क्योंकि इनमें द्रवों के समान, द्रवों के समान अत्यंत मंद गति से बहने का गुणधर्म पाया जाता है। अत्यंत मंद गति से, मंद गति से बहने या प्रवाहित होने का गुणधर्म पाया जाता है। प्रवाहित होने का गुणधर्म पाया जाता है। ओके, तो बेटा एक तो ये समदेशिक प्रकृति के होते हैं, आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहलाते हैं क्योंकि इनमें द्रवों के समान अत्यंत मंद गति से बहने या प्रवाहित होने का गुणधर्म पाया जाता है। ओके, ये 2 पॉइंट हो गए, परिभाषा हो गई, बस। अब पढ़ेंगे अपन क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। देखो एक प्रॉपर्टी और लिख देता हूं मैं इसकी। इनमें बेटा जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कणों की लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। इनमें अवयवी कणों की लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। ओके, ये हो गए बेटा अपना क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस। अब मैं देखो तुम्हें अंतर दिखा देता हूं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या अंतर होता है। क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। डिफरेंस इन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर।
एक तरफ तो लिख लो बेटा, वेरी इंपोर्टेंट डाल लेना। एक तरफ तो क्रिस्टलेटोस कर लो, और एक तरफ कर लो अक्रिस्टलेटोस, अक्रिस्टलेटोस। देखो पहला अंतर आता है बेटा क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय टोसों के अंतर्गत। देखो शीतलन वक्र, शीतलन वक्र, चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। जो बेटा क्रिस्टलीय टोस होते हैं, क्रिस्टलीय टोसों का शीतलन वक्र असतत प्रकृति का होता है निश्चित गलनांक के कारण। ओके, निश्चित गलनांक के कारण इनका शीतलन वक्र, इनका शीतलन वक्र असतत प्रकृति का होता है। देखो मैजिक जो अंतर है वही लिखेंगे बेटा अपन। देखो अगर अपन ताप एवं समय में ग्राफ खींचे बेटा, एक तरफ तो ले लिए अपन ताप और एक तरफ ले ले समय, टेम्परेचर और समय, और ग्राफ खींचे तो जो ग्राफ प्राप्त होता है ये कैसी प्रकृति का प्राप्त होता है? असतत प्रकृति का प्राप्त होता है। जैसे ए बी सी डी ई आदि। ठीक है, इसको कहते हैं अपन असतत प्रकृति। और जो इनका अक्रिस्टलीय टोसों का जो शीतलन वक्र है वह बेटा सतत प्रकृति का प्राप्त होता है अनिश्चित गलनांक के कारण। अनिश्चित गलनांक के कारण इनका शीतलन वक्र, इनका शीतलन वक्र सतत प्रकृति का प्राप्त होता है। जैसे खींच दे अपन ताप एवं समय में ग्राफ, तो इनका जो शीतलन वक्र होता है ऐसे प्राप्त होता है बेटा, है ना। अनिश्चित गलनांक के कारण इनका शीतलन वक्र सतत प्रकृति का प्राप्त होता है। ओके, अब आज देखो अपन इतने से के अंतर पढ़ पाएंगे। जो नेक्स्ट डिफरेंस इनमें अंतर है वो बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ पाएंगे, है ना। अब आज का होमवर्क लिख लीजिए तुम। देखो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आज के होमवर्क में बेटा क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों को परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आभासी ठोस या अति शीतल द्रव किसे कहते हैं? या अति शीतल द्रव किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए।
ठीक है। तो बेटा इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा था मैंने, तो इसका एग्जाम्पल लिख देता हूं तुम्हें, जैसे कांच है ना, रबर मतलब प्लास्टिक, कांच, रबर, प्लास्टिक या पॉलीमर, ये क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है, कांच, रबर, बहुलक आदि। ये हो गए तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, ये दोनों क्वेश्चन करने हैं तुम्हें। आज के लेक्चर में अपन इतना ही कर पाएंगे, है ना। इनकी अदर जो प्रॉपर्टीज है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।